अध्याय 1। बचपन। प्यार एक नए पके स्टार फल को पहली बार चखने जैसा है, लेकिन मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। मैं अभी भी इसे हरे और कसैले स्टार फल में फिर से चखना चाहता हूँ। मूर्खतापूर्ण मधुर मुस्कान, आपकी मिठास, आपका मासूम शुद्ध पहला प्यार चुपचाप अंकुरित हो गया। मेरा नाम थाम थिएन तिन है। अगर मैं अपने जीवन के बारे में बात करूं, तो मुझे डर है कि यह सब एक पल में बताना मुश्किल है। जो इसे पढ़ेगा उसे सिर भारी और नींद आएगी। इसलिए मैं बस यही करूंगा, बात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु चुने। तथाकथित मेरा जीवन वास्तव में लंबा नहीं है। अब तक यह केवल 14 वर्ष 327 दिन 8 घंटे 5 सेकंड रहा है। हर किसी की तरह मेरे माता पिता भी बहुत दयालु हैं और एक बेहद सुंदर और उत्कृष्ट भाई हैं, जिससे जो भी छात्राएं उन्हें देखती हैं, वे प्रशंसा में चिल्लाए बिना नहीं रह पाती हैं। जहां तक मेरी बात है, बचपन से लेकर बड़े पैमाने पर शिक्षकों की टिप्पणियां आम तौर पर उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। शब्द जैसे व्यक्तित्व, आवेगी, जिद्दी, नियंत्रित करना मुश्किल, अन्य लोगों के मामलों का ख्याल रखना पसंद करता है, आदि आदि। कोई भी अच्छा शिक्षक कहेगा कि मैं सक्रिय, बहिर्मुखी हूँ और सड़क पर शिकायतों का सामना करने पर माफ नहीं करूंगा। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? सुनने में आसान बनाने के लिए मैंने इसे कहने का तरीका बदल दिया, लेकिन फिर भी इससे मेरी भावनाएं आहत हुईं। इस पर विश्वास मत करो। आइए मैं आपको समझाता हूँ। जीवंत, बहिर्मुखी, इसका मतलब है कि मैं बहुत शरारती हूँ, बेहद शरारती हूँ। इतना शरारती हूँ कि अगर मुझे सड़क के बीच में कोई असंतोष मिलता है, तो मैं उसे माफ नहीं करूँगा। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब है परेशान करना। अनियंत्रित, शरारती, विनाशकारी। मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि 5वीं कक्षा में मेरे होमरूम शिक्षक ने भी मेरी संपर्क पुस्तक में लिखा था, मूर्ख, अज्ञानी, वरिष्ठों के प्रति अनादरपूर्ण, आक्रामक, अविवेकी और पश्चातापहीन। सुधार। मुझे आशा है कि माता पिता इसे अधिक सख्ती से प्रबंधित करेंगे और इससे बचेंगे। समाज की सुंदर जीवन शैली के लिए हानिकारक। इसलिए उसने मुझे एक ऐसे राक्षस में बदल दिया जो दुनिया को नष्ट कर देता है, सामाजिक जीवन को भ्रष्ट कर देता है। अर्थव्यवस्था की समृद्धि या गिरावट भी मुझसे संबंधित है, यहाँ तक कि श्री कोंग मिंग भी एक भिक्षु के रूप में, एक परी के रूप में बाहर आया। पिछले 5000 वर्षों में चीन की सफलता, विफलता, समृद्धि और गिरावट सभी मेरी गलती है। मुझे पकड़ने के लिए केवल पानी की कमी थी। दुनिया से माफी मांगने के लिए सेप्पुकु द्वारा आत्महत्या कर ली। 1 लियांग के बारे में डू फू की कविता थुक तुओंग में एक पंक्ति है, भिक्षु एक परी के साथ फिर से मिला। नायक ले मान खाम की लंबी कहानी, मोटे तौर पर अनुवादित। इससे पहले कि सेना जीत पाती, उनका शरीर निधन हो गया, जिससे बाद की पीढ़ियों के लोगों को दुख हुआ। आंसुओं से उनकी शर्ट भीग गई। इसका मतलब है कि इससे पहले कि वह सफल हो सके, वह मर जाएगा। मैंने शिक्षक के पीछे डाई तुएट सुथाई उपनाम दिया था, जो समय गुजारने के लिए बहुत पुराना था, और रंग के बारे में कक्षा में अपने दोस्तों के साथ शर्त भी लगाई थी, उसका अंडरवियर। हर कोई यह कहने की कोशिश करता है कि क्या इसे एक ऐसा अपराध माना जाता है जिसकी हजारों बार मृत्यु हो चुकी है। 2 लेखक किम डंग की कृति थिएन डू लॉन्ग क्यू में काल्पनिक चरित्र तीसरी पीढ़ी का प्रमुख है, नगा एमाई संप्रदाय के, जो एक सख्त व्यक्ति होने के लिए प्रसिद्ध हैं। अनुस्मारक, हठधर्मिता, भारी पूर्वाग्रह। यह ठीक है अगर मेरी माँ मुझे घुटने टेकने की सजा देती है, यदि आप चाहते हैं कि मैं कल डाइट टुएट से माफी मांगूं। ठीक है, मैं शिक्षक एनजीओ से भी सहमत हूँ। पश्चाताप और अफसोस व्यक्त करते हुए समीक्षा लिखना एक छोटी सी बात भी है, जो बहुत ईमानदार और अद्वितीय होने की गारंटी देती है। लगभग पत्नी को विदाई पत्र,
जितनी ही अनोखी। लेकिन जो बात मैं सबसे ज्यादा स्वीकार नहीं कर सकता वह यह है कि मेरी माँ मुझे रात का खाना खाने की अनुमति नहीं देती है, और यहाँ तक कि जानबूझकर मेरी पसंदीदा ब्रेज्ड पोर्क डिश लायन हेड भी पकाती है। तीन तीन बड़े मीटबॉल, लगभग आकार में 5-10 सेमी। यह वास्तव में दुनिया में सबसे अमानवीय सजा है। हालांकि मैं अभी भी भाग्यशाली हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे कई बार दुखी होकर दंडित किया गया था। माँ, तुम्हारा जन्म मेरे द्वारा नहीं हुआ, ठीक है? यह सही है। मैं बदबूदार सीवर से फंस गया था। यह तो ज्यादा है। आपने इतना निर्णायक उत्तर क्यों दिया? उसने ऐसा चेहरा भी बनाया। मेरे पूरे जीवन में इस समय मैं सबसे चतुर हूँ। मेरे विपरीत, मेरा भाई एक प्रतिभाशाली और गुणी व्यक्ति है, बहुत प्रशंसनीय है। दरअसल मैं भी उनकी बहुत प्रशंसा करता था। उस समय मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मेरा परिवार किसानी करता था। मेरे माता पिता हर दिन व्यस्त रहते थे, मेरी अच्छी देखभाल करने में असमर्थ थे। मैं भी अलग नहीं था, बड़े भाई द्वारा पाला गया। मेरे लिए मेरा भाई न केवल मेरा भाई है, बल्कि वह व्यक्ति भी है जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा समझता है। अन्य लोगों के विपरीत जो हमेशा मेरी आलोचना करते हैं, वह मेरे साथ बिल्कुल अलग व्यवहार करते हैं, मेरे सभी कार्यों के प्रति सहनशील होते हैं। हर बार जब मैंने परेशानियां पैदा की, तो मेरी ओर देखने वाली अनगिनत उदास आंखों के बीच हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, सहनशीलता, समझ और मौन समर्थन से भरी आंखें थीं। बहुत छोटी उम्र से मैं जानता था कि मेरा भाई मेरे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मुझे आप मेरे अभिभावक, देवदूत और मेरे आश्रय दोनों हैं। हर बार जब कुछ होता है तो मेरी तरफ दौड़ने वाला पहला व्यक्ति हमेशा आप ही होते हैं। जब भी मैं परेशानी खड़ी करता हूँ, मैं सबसे पहले आपकी ओर देखता हूँ। बहुत समय पहले मुझे एहसास हुआ कि मैं सब कुछ खो सकता हूँ, लेकिन अपने भाई के बिना नहीं। एक बार मैं बहुत ऊब गया था क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। मैं अपने पड़ोसी के दोस्तों को दूल्हा और दुल्हन का खेल खेलते हुए देखने के लिए एक तरफ बैठ गया। घर लौटने के बाद वह अपने भाई से शादी करने के लिए चिल्लाती रही। उन अज्ञानी, भ्रमित बचपन के वर्षों के दौरान मुझे समझ नहीं आया कि शादी शब्द का क्या अर्थ है, लेकिन दाई माओ, एक पड़ोसी जो मुझसे 2 साल बड़ा था, ने मुझे बहुत वयस्क तरीके से बताया, शादी का अर्थ है साथ रहना। जिस व्यक्ति को आप सबसे अधिक पसंद करते हैं, उसे हमेशा के लिए छोड़ दे और उसे कभी न छोड़े। क्या वह मेरा भाई नहीं है? इसलिए मैंने अपने भाई से पूछा कि क्या वह मुझसे शादी करना चाहता है। उसने कहा, क्यों? क्योंकि तुम एक लड़का हो, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। क्या तुम्हारा मुझसे विवाह करना ठीक है? अभी भी नहीं। क्यों? पहली बार मुझे लगा कि मेरा भाई सचमुच बहुत बातूनी है, इसलिए मैंने उसे घूरने की पूरी कोशिश की। वह थोड़ा मुस्कुराया और मेरे सिर पर हाथ फेरा। क्योंकि हम भाई हैं, भाई। मैंने अपना सिर झुकाया और सोचा, क्योंकि मैं एक भाई हूँ, क्या मैं उस भाई से शादी नहीं कर सकता जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? उस साल मैं 3.5 साल का था और पहली बार मुझे भाई शब्द से नफरत हुई। एक दिन मैं 3.5 साल का था। मैं रात में उठा और अपने भाई को नहीं देख सका। मैं घबरा गया और उसे ढूंढने के लिए बिस्तर से बाहर निकला। धीमी रोशनी के बाद मैंने उसे अपने माता पिता के कमरे के सामने खड़ा देखा। उसकी अभिव्यक्ति चकित और स्तब्ध थी। मैं मेरे भाई ने अपने होठों पर अपनी उंगली रखी और मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैंने सिर हिलाया, उसकी बात मानी, बिना आवाज किए उसकी ओर चली। उस सर्दी में मेरे माता पिता को कमरे में बात करते हुए स्पष्ट रूप से सुना। बहुत ठंड थी,
मेरे भाई ने देखा मैंने जूते नहीं पहने थे और तुरंत मुझे उठाया और कमरे में ले गया। मैं बहुत उत्सुक था और मैंने उससे पूछा, मैंने सुन लिया? मैंने नहीं सुना। मैं चाय पीने के लिए उठा। मैंने बस यह सुना। उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया, घुटनों के बल बैठ गया और मेरे पैरों से गंदगी साफ की। मेरे छोटे पैर बेचैन हैं, वे झूलते रहते हैं, हिलते रहते हैं। प्यार, हिलना मत। उसने कंबल उठाया, जो मोजा मैंने उतार दिया था, उसे पकड़ लिया और मेरे पैरों पर रख दिया। हे भाई, भाई। मैं शर्म से उसकी गर्दन को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी और उसके चेहरे को चूमने लगी। पानी, चिपचिपा झाग। अब तक उसने कभी भी गंदे होने के लिए मेरी आलोचना नहीं की। वह बस मुस्कुराया और मुझे कंबल में दबा लिया और अपने बगल में लेट गया। प्यार, आज रात के बारे में किसी को मत बताना। कहानी मैंने नहीं सुना, यह अनजाने में हुआ था। सुन लिया, सुनकर सुन रहा हूं। संयोग से, हाँ, अनजाने में, आकस्मिक रूप से सुन रहा हूं। त्यू तिनु तिन्हा। क्या तुम्हें सुनना शब्द मृत्यु तक याद रखना होगा? महत्वपूर्ण शब्द। लेकिन मुझे यह भी नहीं पता था कि उन महत्वपूर्ण शब्दों का क्या मतलब है। वे मुझे हर दिन परेशान करते रहे। इसलिए मैंने तुरंत अपने भाई से पूछा, अनाथ क्या है? वह मुझे नहला रहा था, तुरंत रुका और अजीब ढंग से पूछा, तुमने यह कहाँ से सुना? उस रात मैंने सुना। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अब इसका जिक्र मत करो? तो अनाथ क्या है? अनाथ है। वह एक पल के लिए रुका, मुझे कपड़े पहनने में मदद की, शब्दों के चयन पर विचार किया। बच्चों के न बाप हैं, न माँ, न रिश्तेदार। माँ ने कहा तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं? तो बाप भी मेरा नहीं, माँ भी मेरी नहीं, भाई भी मेरा नहीं। मैं एक अनाथ हूँ? उसने अचानक कुछ नहीं कहा, मुझे कसकर गले लगा लिया। बहुत समय बाद मुझे समझ आया कि वह आलिंगन हृदय विदारक था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि क्या हो रहा था और अंततः मुझे पता चला कि एक अनाथ वास्तव में क्या होता है। मैंने उस आलिंगन में करुणा को भी समझा, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले कि मैं दुखी होता, मेरे दिल में पहले से ही बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही थी, इतनी भरी हुई कि उसमें और कुछ रखने की जगह ही नहीं बची थी। अंत में मैं यह साबित नहीं करना चाहता कि यह वास्तव में एक बदबूदार सीवर से जुड़ा था या नहीं, क्योंकि भले ही मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे पास कोई है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है और कभी अकेला नहीं है। भाई, वास्तव में नहीं, बस एक भाई। फिर यह एक लड़की है क्या? मेरे पास अभी भी उत्तर नहीं है, लेकिन उस दिन से पहले मैंने अनजाने में वे सभी प्रेम पत्र छिपा दिए थे जो मेरे प्रशंसकों ने मुझसे अपने भाई को भेजने के लिए कहा था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने उसके सुंदर और परिपूर्ण होने की प्रशंसा की थी। खेलने के लिए मेरे घर आने का बहाना बनाते हुए उस सेमेस्टर के खत्म होने से पहले मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए, आधिकारिक तौर पर रिश्ता तोड़ दिया। और साथ ही एक सिद्धांत समझ आया जो हजारों वर्षों से नहीं बदला है, वह है बीच की दोस्ती। महिलाएं, दुनिया अपेक्षाकृत नाजुक है। 7वीं कक्षा में मेरी कक्षा की ब्यूटी क्वीन ने उसका पीछा किया। बेटा, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अब मुझे लेने स्कूल मत आना, मैं खुद घर चला जाऊंगा। उसने सोचा कि मुझे उस पर भरोसा करना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बेवकूफ दिखना चाहता था। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं अपने सुंदर सुंदर भाई को हर दिन प्रेमी लड़कियों के एक समूह द्वारा बलात्कार करने की इजाजत कैसे दे सकती हूँ? मेरा भाई सिर्फ मेरा है। मेरे भाई को अपने वश में करने की इच्छा काफी अधिक है। मैंने कभी इससे इनकार नहीं किया। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि क्या था पाने की इस तीव्र इच्छा के पीछे। यह एक 14 साल की लड़की की भावना है। अध्याय 2। हान वो
मेरा नाम थम हान वो है। मेरे जीवन में वास्तव में कोई चरमोत्कर्ष या नाटक नहीं है। यह सब एक ही फोकस के इर्द गिर्द घूमता है। तथाकथित मेरा जीवन वास्तव में लंबा नहीं है। अब तक केवल 17 वर्ष, 240 दिन, 9 घंटे, 35 मिनट, 9 सेकंड ही हुए हैं। बचपन से वयस्कता तक शिक्षक की टिप्पणियां मेरे बारे में सामान्य तौर पर सद्गुण जैसे शब्दों का बार बार उल्लेख किया जाता है। अच्छा, उत्कृष्ट प्रदर्शन, सीखने के लिए उत्सुक, महत्वाकांक्षी। दरअसल यह सिर्फ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण है। हर किसी की तरह मेरे पास एक पिता और एक माँ है जो हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और एक छोटी बहन है जो बेहद प्यारी और सक्रिय है। लेकिन ऐसा होना पसंद नहीं है प्यारे होने के लिए प्रशंसा की गई, क्योंकि यह अपरिपक्वता और अपरिपक्वता का संकेत है। उसे सक्रिय होने के लिए प्रशंसा करना भी पसंद नहीं है क्योंकि उसकी हाइपोकॉन्ड्रियासिस बहुत गंभीर है। यह सोचकर कि यह मामला उसे शरारती होने के लिए डांटने का था, उसका प्यार उसे उसके लिए खेद महसूस हुआ और उसने इतनी वीरतापूर्वक बलिदान दिया। तिन्ह ने उससे पूछा कि उसे उसके बारे में क्या पसंद है। उसने उत्तर दिया, क्योंकि तुम बहुत प्यारे और सक्रिय हो। यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि यह लड़का इतनी बुरी तरह मरेगा। ठीक है। तिन्ह को वह लड़का इतना अप्रिय लगा कि उसने उसका मजाक उड़ाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। और मुझे लगा कि पहली बार जब उसकी छोटी बहन ने उसके सामने कबूल किया तो वह डर खत्म हो गया, एकदम खटखटाया। तो मैंने उससे पूछा कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्या? मुझे बहुत खेद है। उस रात मैं तब तक हंसा जब तक मेरा जबड़ा खुला नहीं रह गया। मेरे पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का समय नहीं था। हमारे परिवार का प्यार अन्य बच्चों की तरह नहीं है। यह एक अजीब फूल है, बचपन से ही ऐसा रहा है, उबल रहा है। रोमांचक। यह शब्द अपनी वर्जना का उल्लंघन नहीं करता है ना? एक स्वस्थ, सक्रिय बच्चा जो एक पल के लिए भी स्थिर नहीं बैठता है। जैसे ही वह रेंगना सीखती है, चलना सीखने के बाद वह पूरे कमरे में रेंगती है, वह शांत बैठी रहती है। पलक झपकते ही आपको इसके लिए हर जगह देखना पड़ता है। वह लुका छिपी खेलना पसंद करती है, पूर्व में छिपना, पश्चिम में छिपना, दूसरों को इसकी तलाश करने के लिए मजबूर करना। लेकिन यह बहुत अजीब है, चाहे यह कहीं भी छिपा हो, मैं इसे अभी भी ढूंढता हूँ। इसे खोजने वाला पहला व्यक्ति हमेशा मैं होता हूँ। सबसे असामान्य बात यह है कि एक वर्ष जब खेतों में कटाई होती है, मेरे माता पिता वह सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर वह तुरंत हमें अपने साथ ले गई। उस समय टिना को पहले से ही रेंगना आता था और वह गर्व से अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हुए आगे पीछे रेंगती थी। संघर्ष करना जानते हुए भी वह पुआल के ढेर पर चढ़ गई और अंततः नीचे नहीं उतर सकी। कोई नहीं जानता कि बच्ची रेंगकर वहां तक कैसे पहुंची, और वयस्कों को भी नहीं पता कि उसे कैसे बचाया जाए। ऐसा कहा जाता है कि अगर वह उस ऊंचाई से गिरती तो यह 1 साल से कम उम्र के बच्चे को मारने के लिए पर्याप्त होता, जो नहीं जानता था कि आकाश और पृथ्वी कितनी ऊंचाई पर हैं। उसका बचपन रोमांच और उत्साह से भरा था। मैं उसका ख्याल अपने हाथ में रखता हूँ। ऐसा कहा जा सकता है कि मैं उसका सबसे करीबी इंसान हूँ। उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जब वह बोलना सीखती है तो उसका पहला शब्द न पिता होता है, न माँ, बल्कि आप ही होते हैं। पहला नाम उसे याद है, थाम हान। वो भूखा है, थका हुआ है, घायल है, गिर रहा है, अन्याय सह रहा है। वह केवल अपने भाई की तलाश करना जानता था। मुझे अभी भी याद है कि 1 साल वह खो गया था। पूरा परिवार चिंता से पागल था। खोजने की कोशिश की उसे, और अंततः हम दोनों को पुलिस विभाग से एक फोन आया, इसलिए हम वहां पहुंचे। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह तुरंत मेरी बाहों में कूद गई, मूर्खतापूर्वक हंसी और सो गई। पुलिस अधिकारी ने उसके माता पिता से कहा, यह लड़की स्पष्ट रूप से नहीं बोल रही है।
पूछो वह कुछ भी नहीं जानता था। वह नहीं जानता था कि घर में कौन है। उसने केवल भाई कहा। वह अपने माता पिता को नहीं बता सका कि उनका नाम क्या था। वह अपना नाम भी नहीं जानता था। अजीब बात है कि उसे अपना नाम याद था, भाई का नाम भी साफ साफ। सौभाग्य से याद आ गया। नहीं तो सचमुच हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। खाने पीने के बाद वह जोर जोर से रोने लगी और उसे ढूंढना चाहा, जिससे हम सभी में अफरा तफरी मच गई। जैसे कि जब तक मैं उसके पास था, यहाँ तक कि पृथ्वी और पृथ्वी भी उसे घबराहट नहीं होगी। वह मेरा खजाना है। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं उसकी इसी तरह रक्षा और प्यार कर सकता हूँ, जब तक कि मैंने उसे किसी दूसरे आदमी को नहीं सौंप दिया ताकि वह उसकी रक्षा और प्यार करने के अपने मिशन को जारी रख सके। जब तक कि मैं 7 साल का नहीं हो गया। गलती से मेरे माता पिता की बातें सुनकर ऐसा हुआ। मेरे और उसके बीच बदलाव। मेरी बहन अब सिर्फ मेरी बहन नहीं है। वह अपरिपक्व है, अपनी दयनीय स्थिति को नहीं समझती है। लेकिन मुझे उसके लिए दर्द होता है, मुझे उसके लिए खेद है। मैंने खुद से कहा, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, यह बच्चा भगवान की सभी कमियों को पूरा करेगा। लव बहुत खुश है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खुश। उनका आशावादी और खुला व्यक्तित्व उन्हें हमेशा उज्ज्वल और लापरवाह मुस्कुराहट देता है। मैंने उसे कभी इतना टूटा हुआ नहीं देखा कि वह इससे उबर न सके। भले ही वह परेशानी खड़ी करे और उसे सजा मिले, भले ही हर कोई उसे न समझे, जब तक मैं समझता हूँ यही काफी है। वह मुस्कुराती है। जब तिन्ह 5वीं कक्षा में था तो होमरूम शिक्षक ने संपर्क पुस्तिका में उसके सभी अपराधों के बारे में बताया था। उसकी माँ बहुत क्रोधित थी, लेकिन मुझे पता था कि तिन्ह उतना शरारती नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। वह कोई छोटा बच्चा नहीं था जो यूं ही परेशानियां पैदा करता हो। कारण? कोई तो कारण होगा। मैंने चुपचाप तुम्हारे लिए रात्रिभोज तैयार किया। लड़की ने उससे पूछा कि उसने होमरूम टीचर की स्कर्ट के नीचे देखने के लिए दर्पण का उपयोग क्यों किया। तिन्ह ने उत्तर दिया, मुझे उससे नफरत है। ठीक है, तिन्ह को इससे नफरत है, मुझे भी इससे नफरत है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों? उसने मेरी बदनामी की। प्रेम ने उसके होंठ भींच लिए और आंसू बहने लगे। मैंने भौहें चढ़ाईं। उसने मुझ पर क्या आरोप लगाया? पूरी कक्षा उससे नफरत करती थी। किसी ने उसके चाय के कप में कॉकरोच डाल दिया। जब वे अपराधी को नहीं ढूंढ सके तो उसने इसका आरोप मुझ पर लगा दिया। क्या इसलिए कि तुम अक्सर परेशानियां पैदा करते हो? हर बुरा काम तुम्हें ही करना पड़ता है? ऐसा कैसे हो सकता है? आवाज में स्पष्ट रूप से आत्मदया और अपरिपक्वता दिखाई दे रही थी। लड़की न तो समझ सकती थी और न ही पक्षपातपूर्ण व्यवहार को स्वीकार कर सकती थी। प्रिय, जागो, मैं अपनी बहन को अनुचित दंड नहीं भुगतने दूंगा। खाने के बाद नहा लेना और फिर सो जाना। कल मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। लेकिन माँ, मैं तुम्हारे लिए माँ से बात करूंगा। लेकिन मैंने जो किया वह सही नहीं था, तुम्हें पता है। तिन्हा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने शिक्षक से कितनी नफरत करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती, समझी? लड़की ने सिर हिलाया। क्या आपको लगता है कि मैं एक बुरा बच्चा हूँ? बिल्कुल नहीं। वह बचपन से ही मेरी देखभाल में रही है। मैं उसे क्यों नहीं समझता? वह कभी बुरा नहीं रहा। बात सिर्फ इतनी है कि उसकी जिंदादिली उसे कई कठिनाइयों का कारण बनती है। वह दूसरों की तुलना में अधिक जोखिम उठाता है। उसका व्यक्तित्व सीधा सादा है। उसका प्यार और नफरत स्पष्ट है। वह झूठ नहीं बोलता। मैंने कभी नहीं सोचा कि इसमें कुछ गलत है। खैर, मुझे यह भी उम्मीद है कि वह उस मासूमियत को हमेशा बरकरार रख सकेगी। एक भाई सबसे अच्छा होता है। अगर दूसरे नहीं समझते तो कोई बात नहीं। जब तक आप समझते हैं, तब तक कोई बात नहीं। वह यह वाक्य सबसे अधिक कहती है।
इससे मुझे यह समझ आता है कि वह मुझे अपने माता पिता से भी अधिक महत्वपूर्ण मानती है, सभी से अधिक, यहाँ तक कि स्वयं से भी अधिक। वह इस तथ्य को शांति से स्वीकार कर सकती है कि वह एक अनाथ है क्योंकि उसके दिल में अभी भी मैं हूँ। उसके पास कोई पिता नहीं है, कोई माँ नहीं है, वह थाम परिवार की बेटी नहीं है, लेकिन वह मेरे बिना नहीं रह सकती सामान्य भाई बहन के रिश्ते से आगे निकल गया है। यह अब केवल साधारण भाईचारे का प्यार नहीं है, बल्कि कई और बंधन, कई लगाव भी हैं, जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। जब आप इस बिंदु से देखते हैं, तो वह एक बंधन और जिम्मेदारी है जिसे आपके पूरे जीवन के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। यह मेरा है, क्योंकि उस दिन मैंने उस पर अपना हाथ लहराया था और हमेशा साथ रहने का वादा किया था। अध्याय 3, वादा। प्यार। स्कूल से घर जाते समय उसकी बहन के उपेक्षापूर्ण रवैये ने थाम हानवू के दिल को संदेह से भर दिया। वह उसके पीछे कमरे में गया, उसे एक किताब निकालते हुए देखा और तुरंत चिंता के साथ आगे बढ़ा और पूछा, एक लेख लिख रहा हूँ, क्या तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही लिख दूंगा, तुम जा सकते हो। थाम हानवू स्तब्ध रह गया। यह पहली बार था जब उसने उसे भगाया। उससे चिपकना तो वह पहले ही जानती थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज उसे क्या हो गया? प्यार, मैं आजाद नहीं हूँ। उसने अपना चेहरा ढकते हुए किताब को ऊंचा उठा रखा था। लेकिन शोर मत मचाओ। मेरा मतलब है, यह बहुत परेशानी भरा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ? लड़की ने जोर से चिल्लाते हुए किताब नीचे रख दी। उसने आह भरते हुए कहा, मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुमने किताब उल्टी पकड़ रखी है। उसने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, फिर ऊपर देखा और अपनी आंखें घुमाईं। उसके गालों को फुलाया, अवाक रह गई। इस अभिव्यक्ति ने उसे हंसाया। बस गुस्से में आकर टिन्ह के गाल लाल सेब की तरह लाल हो गए, जिससे लोग हंसने लगे। एक टुकड़ा लेना चाहते हैं। आप किस पर हंस रहे हो? तब तक हंसे जब तक आप फूट फूट कर मर न जाएं। क्या आपको लगता है कि एक मॉडल छात्र होना भयानक है? गुस्से में किताब तुरंत उसकी ओर उड़ गई। उसकी आंखें लाल थीं। उसे अपने लिए खेद महसूस हुआ और वह रोना चाहती थी। थाम हान वो अब और नहीं हंस सकी, घबरा गई और पूछा, क्या हुआ? जब आप कहते हैं रो, तो क्या आप तुरंत रो पड़ते हैं? मैं आपको क्यों बताऊं? दूर जाओ। थिएन तिन्ह ने नाराजगी से अपनी सांत्वना देने वाली बाह को दूर धकेल दिया। थाम हान वो ने दूर धकेली गई बाह को देखा, एक पल के लिए भी प्रतिक्रिया करने में असमर्थ रही। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में बुरे मूड में थी। उसने इसे स्वीकार करने की जहमत नहीं उठाई, सिर हिलाया और उसकी बात मान ली। ठीक है, फिर तुम एक किताब पढ़ो, मैं बाहर जाऊंगा और अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। उसने किताब उठाई और उसके हाथों में दे दी। उसने चुपचाप उसकी आकृति को धीरे धीरे दरवाजे के पीछे गायब होते देखा। उस पर चिल्लाने की हिम्मत नहीं की। वह निराशा में केवल अपना बैग पटक सकी। बेवकूफ। थाम हान वो एक बड़ा बेवकूफ है। तनावपूर्ण माहौल रात के खाने तक बना रहा, और यहाँ तक कि उनके माता पिता को भी लगा कि उन दोनों के साथ कुछ गड़बड़ है। थिएन तिन्ह आम तौर पर बहुत बातूनी था, लेकिन अचानक उसकी जीभ को ऐसा लगा जैसे उसने चुरा ली हो एक बिल्ली, और वह चुप था। यदि आप कुछ नहीं कहते, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कौन इस पर विश्वास करता है। टियू तिन्हा, क्या आप आज असहज महसूस कर रहे हैं? माता पिता चिंतित हैं और प्रश्न पूछते हैं। नहीं, छोटी लड़की ने अपना सिर झुकाया और चावल खाया। एक परिचित दृष्टि ने उसे घूरा। उसने इसे महसूस किया, लेकिन जिद करके जवाब देने से इनकार कर दिया। मेरी पसंदीदा डिश चीनी शेर के सिर वाला ब्रेज्ड पोर्क है। टैम हान वू ने आदत से मजबूर होकर उसके लिए इसे चुना।
मैं इसे खुद उठा सकता हूँ। मुझे आपकी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। उसने देखने की जहमत नहीं उठाई और कटोरा दूर धकेल दिया। चॉपस्टिक हवा में ही जम गई। वह भ्रमित हो गया और स्तब्ध रह गया। टीयू तिन्हा, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? माँ ने कड़ी फटकार लगाई। माँ, यह ठीक है। थाम हान वो स्थिति को शांत करना चाहते हुए अजीब तरह से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, टीयू तिन्हा, अपने भाई से माफी मांगो। मैं नहीं चाहता, उसने गुस्से में जवाब दिया। माँ, कहो कि तुम्हें खेद है, थाम थिएन तिन्हा। माँ, वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। थम हान वो, मेरी नकली दयालुता की कोई जरूरत नहीं है। क्या थाम हान वो आपको कॉल करने के लिए है? मैं नहीं जानता कि कितना बड़ा या छोटा, यह तुम्हारा भाई है। लापरवाह होने के लिए अपनी उम्र पर भरोसा न करें। जब आपका भाई आपकी उम्र का होता है तो वह चीजों को आपसे 100 गुना बेहतर समझता है। टीयू तिन्हा, कृपया क्षमा करें। इस बार मैं गलत था। यहाँ तक कि उसके पिता, जो आम तौर पर शांत रहते थे, बोले। वह निराश हो गई और उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। मुझे पता है कि आप सही हैं। सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं कुछ भी अच्छा नहीं करता। बस शिक्षक मुझे दोषी बताएं। माता पिता का चेहरा खोना। माता पिता को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार, मैं अभी भी इस घर में एक अतिरिक्त व्यक्ति हूँ। मेरे माता पिता के लिए गर्व करने लायक एक भाई होना ठीक है। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपनी कुर्सी धकेली, मुड़ी और बाहर भाग गई। बाकी 3 लोग खाने की मेज पर स्तब्ध होकर बैठे रहे। आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? माँ ने भौहें सिकोड़ ली। क्या इस लड़की के सिर में कुछ गड़बड़ है? थाम हान वो ने अपने होंठ काटे और कुछ नहीं बोला। उसे धीरे धीरे गायब होते देख सोच में पड़ गया कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी प्रतिभा बहुत उजागर हो गई थी, जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। वह हमेशा खुली और सहज दिखती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अत्यधिक प्रमुखता उस पर दबाव डाल सकती है। उसे ठेस पहुंचाने के लिए दोनों की तुलना किसने की? क्या तुम लोग बहस कर रहे हो? पिता ने चिंता के साथ पूछा। भले ही वह समझने में धीमा हो, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अंतर देख सकता है। क्या दोनों भाइयों के बीच का रिश्ता आम तौर पर इतना अच्छा नहीं है कि इससे लोगों को ईर्ष्या हो? क्या आप दोनों को भी कभी-कभी गुस्सा आता है? नहीं। चिंता मत करो पिताजी, मैं इसे संभाल लूंगा। वो लड़की, उसे इतना लाड मत करो। ये लड़की तो लायक है। माँ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसकी नजर बगल की खाली जगह पर गई। इससे पहले कि वह कुछ चावल खा पाता, वह फुसफुसाया, प्यार ऐसा नहीं होता। वह जानता था कि वह ऐसी नहीं होगी, क्योंकि वह उसे अपने से बेहतर समझता था। मिस, क्या आप अकेली हैं? क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय पीने जाना चाहोगी? वह पेड़ के तने पर झुक गया, ऊपर देखने के लिए अपना सिर उठाया, और निश्चित रूप से घनी शाखाओं और पत्तियों के बीच एक छोटी सी आकृति बैठी थी। वह स्पष्ट रूप से एक सतर्क स्वभाव वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने बोलने का सहज लहजा सीख लिया। युवा लोगों का अगर पहले ऐसा होता, तो वह निश्चित रूप से उसे हंसाती, लेकिन अब वह उसे मजाक करते हुए देखने के मूड में नहीं है। आप किस लिए आए थे? उसने घूर कर देखा। इतनी देर हो गई है और तुम अभी तक घर नहीं आए हो। क्या मैं नहीं आ सकता? अगली बार हमें छिपने के लिए जगह बदलनी पड़ेगी। वह फुसफुसाई। इतनी सारी चीजों के लिए आपकी जरूरत किसे है? मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। यह कई चीजों के बारे में नहीं है, यह देखभाल के बारे में है। उसने धीरे से उत्तर दिया, उसके गर्म स्वभाव से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। क्या तुम नीचे नहीं आ रहे हो? तो तुम्हें वहां ऊपर जाना होगा। कोई जरूरत नहीं है।
वह घबराकर चिल्लाई। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और धीरे से मुस्कुराया। भले ही वह अपने दिल में बहुत घृणित थी, फिर भी वह उसकी परवाह करती थी जब वह छोटी थी। सभी वयस्क कहते थे कि वह एक जंगली शेर की तरह थी, अपने परिपक्व, समझदार भाई से अलग, एक सेकंड के लिए भी बैठने से इनकार करती थी। जब वह 6 साल की थी, तो उसे एक नया शौक मिला, पेड़ों पर चढ़ना, जिसके परिणामस्वरूप वह उठ तो सकती थी, लेकिन उतर नहीं पाती थी और उस समय अपने भाई से उसे बचाने के लिए चिल्लाने लगती थी। वह पेड़ के नीचे एक किताब पढ़ रहा था, ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा था। जीवन में पहली बार वह उसे बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। उस गहरे भाईचारे के प्यार का नतीजा यह हुआ कि वह गिर गया। उसका बायां हाथ टूट गया, उसका दाहिना हाथ टूट गया, पैर टूट गया और उसे 2 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा। उन 2 महीनों में वह हर दिन बिस्तर के पास रोती थी, उसे आंसुओं में डुबो देती थी। साथ ही उन्होंने आसमान की ओर इशारा किया और भविष्य में दोबारा पेड़ों पर न चढ़ने की कसम खाई। लेकिन वास्तविकता ने साबित कर दिया है कि वह उस प्रकार की व्यक्ति है जो बिना किसी नए घाव के पुराने दर्द को तुरंत भूल जाती है। जब वह बिस्तर से बाहर निकलने और चलने में सक्षम हो जाती है, तो वह उस समय अपनी वीरतापूर्ण शपथ के बारे में सब भूल जाती है। किसी बहाने से उसकी मदद करो। ओह, मैं स्टार फ्रूट खाना चाहता हूँ। क्या तिन्ह इसे चुनने में मेरी मदद कर सकता है? वह जो भी उसकी मदद कर सकती थी। तिन्ह खुशी से मुस्कुराया। वह छोटी थी, पहचान नहीं पा रही थी कि कौन सा फल पका है। उसने बेतरतीब ढंग से एक गुच्छा तोड़ लिया। उसे अभी भी याद था कि स्टार फल बहुत खट्टा था, लेकिन फिर भी उसे मुस्कुराना पड़ा। उस पल पहली बार उसे एहसास हुआ कि स्वयं क्या है। बुरे कर्म बनाओ, जी नहीं सकते। उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट देखकर थाम थिएन तिन्ह को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बिल्ली किसी चूहे के साथ खेल रही हो। गुस्से में उसने अपना लटकता हुआ पंजा पीछे खींच लिया। तुम्हें मेरी बात क्यों सुननी चाहिए? मैं नीचे नहीं आ रहा हूँ। उसने यह दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गया है। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाईं और ऊपर चढ़ने की योजना बनाई। अरे, अरे, उसने झट से कहा, ऊपर मत आओ। तो फिर नीचे आओ। यदि वह नीचे नहीं आती है, तो उसे ऊपर जाना होगा। कोई बातचीत नहीं है। थाम थिएन तिन्ह अचानक अपने हास्यास्पद आत्मसम्मान के साथ एक दुविधा में फंस गया। बेहतर होगा कि आप जल्दी निर्णय लें। यदि मैं गलत नहीं हूँ, तो आपके बाईं ओर 2 बजे एक कीड़ा 0.1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उस ओर बढ़ रहा है जहां आप बैठे हैं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, वह डर गई और शून्य में गिर गई, एक साहसिक मुक्त गिरावट का प्रदर्शन करते हुए, एक बार फिर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, नैतिकता और स्वयंसेवा का अर्थ समझते हुए। मुझे बस एक बात कहनी है। अधिक बात यह है कि टीवी श्रृंखला लोगों को धोखा देने के बारे में है। इस असहनीय रोमांटिक दृश्य के बाद, जहां मुख्य महिला ऊपर से कूदती है, अधिक गति के साथ संयुक्त गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, सुंदरता को बचाने वाले नायक को केवल कुचल दिया जा सकता है, मर गया। शायद कुछ वर्षों में वह उसे सहारा देने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे खेद है, मैं अभी भी भगवान जितना मजबूत नहीं हूँ। उसका वजन सहन करने में असमर्थ हूँ। वह सचमुच उसके साथ गिर गया। आकार, मूर्ति। आह! उसने एक सांस ली। उसके हाथ कसकर दबे हुए थे, उसकी त्वचा पर रगड़ रहे थे। हल्का सा दर्द हो रहा था, लेकिन कम से कम इससे उसे चोट लगने से रोका गया। देखो, छवि कितनी खराब है। क्या पटकथा लेखक आपको सही बता सकते हैं? नायक निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो हर कोई कर सके। क्षमा करें, मेरी क्षमताएं सीमित है। वह शुष्क रूप से हंसा। उसने उसके सिर से घास का एक तिनका उठाया।
थाम थिएन तिन्ह ने शर्म से उसे दूर धकेल दिया और उठकर बैठ गया, यह देखते हुए कि उसने आपातकालीन स्थिति में स्टार फल को आसानी से उठाया था। उसने उसे आसानी से उठाया, फिर उसे अपनी शर्ट पर 2 बार रगड़ा, इसे अपने मुंह में डालो, फिर भी वैसा ही खट्टा। उसने झट से अपना हाथ उठाया और दूर धकेल दिया। मत खाओ, वह फल अभी पका नहीं है। वह मुस्कुराया, उसकी आंखें अत्यंत सौम्यता से उसकी ओर देख रही थी। कोई बात नहीं, क्योंकि उसने इसे उठाया, भले ही यह खट्टा था, फिर भी उसने इसे खा लिया। गलत मत समझो, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम्हारे पेट में दर्द है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने माता पिता के लाडले बेटे हो। अगर कोई गलती हो जाए तो डांट खाने वाले तुम ही हो, उसने क्षैतिज स्वर में कहा। उसकी हंसी छूट गई। तुम्हें सचमुच परवाह है ना? क्या? उसने अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया, उसकी आवाज उदास थी। तुम्हारा अस्तित्व, उसने धीरे से जोड़ा। मेरे जैसा भाई होने से आप पर बहुत दबाव पड़ता है ना? उसने अपना सिर उठाया और आंखें चौड़ी की। लव की आंखें बहुत सुंदर थी, जैसे गर्मी की रात में 2 तारे, बहुत उज्ज्वल और भावपूर्ण। मुझे क्षमा करें, मैं अच्छा नहीं हूँ। मैंने आपके मूड के बारे में नहीं सोचा। उसने धीरे से उसके छोटे बालों को सहलाया जो उसके कंधों तक नहीं पहुँच रहे थे और धीरे से पूछा, प्रिय, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? उसे खुश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है? वह उछलते हुए बोली जैसे उसका अपमान हो गया हो। मेरा वह मतलब नहीं था। समस्या कौन सा लिंक है? क्या आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ? वह गुस्से में थी और उसने उसके सांत्वना देने वाले हाथ को दूर धकेलने की कोशिश की। हम हान वो, आप सदी के सबसे मूर्ख व्यक्ति हैं। ऐसा मूर्ख कोई नहीं। मैं तुम्हारे कारण पागल होकर मरने वाला हूँ। थाम हान वो ने अपनी आंखें चौड़ी की और होश में आने का समय न पाकर भागती हुई उसकी आकृति को स्तब्ध होकर देखा। तो समस्या कहाँ है? उसे लगा जैसे वह किसी धुंध में गिर रहा है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि एक लड़की के दिल को समझना वाकई मुश्किल है। यह संदेह उसे परेशान करता रहा। वह आज रात सो नहीं सका। पूरी शाम बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते नींद कभी नहीं आई। उसने अपनी आंखें खोली, अपने बगल की खाली जगह को ध्यान से देखा और आहें भरी। जब वह छोटा था तो उसका परिवार ठीक नहीं था, एक ही कमरे में रहता था और एक बिस्तर पर एक साथ सोता था। सर्द रात में मेरा छोटा सा शरीर प्यार बेहद गर्म था। बाद में जीवन में सुधार हुआ। उस समय वह पहली कक्षा में प्रवेश कर चुकी थी। उसके माता पिता ने सोचा कि दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और अब एक साथ सोने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। दोनों के पास अपने अपने कमरे थे, लेकिन तिन को इसकी आदत नहीं थी। हर बार जब उसे नींद नहीं आती थी तो वह अपने तकिए को गले लगाता था और अपने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए दौड़ता था और कहता था, मुझे तुम्हें अपने पास रखने की आदत है। मैं आधी रात को नींद खुली और अचानक मैं तुम्हें कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं अकेला हूँ। बेशक मुझे डर लगेगा, डरा हुआ। ठीक उसी तरह उसके माता पिता ने उन्हें अब अलग नहीं किया और उसे 1 और साल के लिए अपने कमरे में रहने दिया। दूसरी कक्षा में प्रवेश करने के बाद उसने धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि उसे अकेले सोना पड़ा। अब वह उसे देखने के लिए अपने तकिए को गले नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन कभी कभी आवेग में वह एक मीठी मुस्कान लाती थी और सबसे पहले उसके कमरे में आती थी गंजापन। भाई, क्या तुम आज रात मेरे साथ सो सकते हो? अपनी असामान्यता के बारे में सोचते हुए थाम हान वो उठकर बैठ गया और सफेद दीवार की ओर देखने लगा। प्रेम शायद ही उसके लिए इतना अप्रिय था,
तो क्या हो रहा था? उसने याद करने की कोशिश की। आखिरी असामान्य समय तब लगता था जब वह 13 साल की थी, जब उसका पहला मासिक धर्म आया था। वह पूरे दिन अजीब थी। अब दिखावा नहीं कर रही थी और अपने शरीर पर रेंग रही थी। उसे बुरा लगा। यह समझने में काफी समय लगा कि वह बड़ी हो गई है और शर्मिंदा है। हर बार जब वह उसे देखती थी तो वह भ्रमित हो जाती थी। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है, इसलिए वह शर्मा कर पीछे मुड़ जाती थी और भाग जाती थी। अब क्या होगा? क्या यह रजोनिवृत्ति हो सकता है? मेरी बहन केवल 15 वर्ष की है। उसे अपने विचार अजीब लग रहे थे। अगर वह ऐसे ही बेतुके निर्णय लेता रहा तो देर सबेर वह अपना धैर्य खो देगा। उसने कंबल उतार फेंका, अगले कमरे में गया और धीरे से 2 बार कहा, छोटी बहन, क्या तुम सो रही हो? थोड़ी देर के लिए शांति थी। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने दरवाजे की कुंडी घुमाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह कंबल को दूर न फेंके। फिर मेज की ओर देखा। उसके चावल के कटोरे का हिस्सा खा लिया गया था। उसने सफाई की। खाली कटोरा। फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया जब वह बर्तन धो रहा था। उसके पिता भी पानी डालने के लिए रसोई में चले गए। क्या टीयू तिन्ह सो रहा है? हाँ। क्या आप दोनों के बीच अभी भी अच्छे संबंध हैं? बर्तन धो रहा हाथ थोड़ा रुका। हाँ। बचपन से ही इस लड़की ने कभी किसी की परवाह नहीं की, सिर्फ अपने बच्चों की। हर बार जब वह रोता है, केवल आप ही उसे सांत्वना दे सकते हैं। वह केवल अपने बेटे की बातें सुनता था और जब वह परेशान होता था तब भी वह अपने भाई को रोने और कहानियां सुनाने के लिए पाता था। मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि वह आप पर बहुत अधिक भरोसा करता है और किसी अन्य की तुलना में आपको अधिक महत्व देता है। पिता, उसने अजीब नजरों से अपने पिता की ओर देखा। न जाने क्यों उसके पिता ने अचानक इसका जिक्र किया। कुछ नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि आप एक बात याद रखें, वह आपकी इकलौती बहन है। आप इस दुनिया में उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपको उसके लिए जिम्मेदार होना होगा। मुझे पता है। तब आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप इसे जीवन भर फेंकेंगे या इसकी उपेक्षा नहीं करेंगे। आपको हर समय इसकी रक्षा और देखभाल करनी होगी। यह जानकर कि उसके पिता सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, उसका रवैया और अधिक सतर्क हो गया। उसने गंभीरता से अपने दिल से जवाब दिया, हाँ, पिता। ठीक है, फिर मैं टीयू तिन्ह को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। मुझे तुम्हें निराश मत करना। थाम हान वो ने नल बंद कर दिया और आश्चर्य से पलट गया। क्या यह सौंपना है? तिन्ह की पहचान लंबे समय से उसके और उसके बीच एक खुला रहस्य रही है, लेकिन किसी ने इसे सीधे तौर पर नहीं कहा। उसके लिए, चाहे उसका खून का रिश्ता हो या न हो, वह अभी भी उसकी बहन है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। इससे उसके दिल में और इस परिवार में उसकी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता। और पिता, मुझे कब पता चला कि तुम दोनों को इसके बारे में पता था? क्या आप भी अपना पूरा प्रेम जीवन मुझे सौंपने का इरादा रखते हैं? अभी हर कोई इतना अजीब क्यों है? प्यार। स्कूल के बाद मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। कुछ बात करनी है। हस्ताक्षरित, भाई, कल रात। उसने यह नोट उसके लिए छोड़ा था। आज सुबह वह उससे एक कदम आगे निकल गई, लेकिन जब वह उसके कमरे में गया और कागज का मुड़ा हुआ टुकड़ा देखा, तो उसे पता चला कि उसने इसे स्कूल के बाद पढ़ा था। उसका स्कूल, जो पुराना स्कूल भी था, जहां से उसने 3 साल पहले स्नातक किया था, पूरे दिन उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह कभी नहीं आई। यह देखकर कि अधिकांश शिक्षक और छात्र घर चले गए थे, उसे चिंता होने लगी। क्या ऐसा हो सकता है परेशानी पैदा कर रहा था? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण शिक्षक ने उसे दंडित किया और उसे स्कूल में रहने के लिए मजबूर किया? वह उसके बाद कई महिला छात्र उसके पास दौड़ी, उसे प्रीफेक्ट, एक
कहा, खुद को तिन्ह के सहपाठियों के रूप में पेश किया और बात करने के लिए उसे घेर लिया। एक, वह स्कूल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था। स्कूल एक सर्वगुण संपन्न छात्र होने के लिए प्रसिद्ध है, जो सभी 5 पहलुओं में परिपूर्ण है: शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्य और सामूहिक भावना, जन्मजात प्रतिभा और लालित्य, और छात्रवृत्ति पुरस्कार। मंच पर कोई अपवाद नहीं है। अब तक 3 साल बीत चुके हैं। कई शिक्षक और छात्र अभी भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। उस वर्ष तिन्ह ने अभी स्कूल में प्रवेश किया था और स्कूल की शौकिया बहन थाम हान वू के रूप में अपनी स्थिति के कारण उसने 3 साल पहले पूरे जिले में अपने शीर्ष प्रदर्शन के कारण बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया था। हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा शहर में पढ़ाई, जिससे इस छोटे शहर के अज्ञात स्कूल को बहुत प्रसिद्धि मिली। कोई आश्चर्य नहीं कि आज भी थाम हान वो नाम पूरे स्कूल में गूंजता है, क्योंकि उनका रिश्ता इतना स्पष्ट है। बहुत से लोग ऐसी बातें कहते हैं, क्या वह सुंदर थाम हान वो आपका भाई है? आप दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। उसे चिंता थी कि उन लापरवाह शब्दों से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। थिएन तिन्ह के दोस्तों ने कहा कि उसने बहुत समय पहले स्कूल छोड़ दिया था और वह उदासीन था। इन युवाओं के सपनों को पीछे छोड़ते हुए लड़कियों, वह जल्दी से घर चली गई। तिन्ह वापस आ गया था और चुपचाप अंग्रेजी शब्दावली का अध्ययन कर रहा था। हान वो, आज तुम इतनी देर से घर क्यों आए? क्या हमने यह नहीं कहा कि हम टीयू तिन्ह को लेने जा रहे हैं? टीयू तिन्ह बहुत समय पहले लौट आया था। उसने अपना सिर घुमाया और सीधे तिन्ह की ओर देखा। हाँ, मैं शिक्षक से बात करने में व्यस्त था, इसलिए मुझे देर हो गई। मुझे डर था कि तिन्ह बहुत देर तक इंतजार करेगा, इसलिए मैंने उसे पहले घर जाने दिया। वास्तव में माँ ने सिर हिलाया और रसोई में चली गई। यह देखकर कि वह चली गई है, वह उसके सामने आया और धीरे से पूछा, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैं मूल रूप से सहमत नहीं था। प्रिय, अपना सिर उठाओ, चलो बात करते हैं। कल मेरी अंग्रेजी की परीक्षा है। वह अब भी हठपूर्वक किताब की ओर देखती रही। तुम कब से इतनी मेहनत करते हो कि तुम्हारे पास मुझसे बात करने का भी समय नहीं है? अब थाम हान वो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अपना सिर उठाएं। यदि आपके पास कोई असंतोष है तो मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। मैं इस बचकाने शीत युद्ध को स्वीकार नहीं करूंगा। पास नहीं है, मैंने कहा। अपना सिर उठाओ। उसकी कुछ उत्तेजित आवाज ने तुरंत उसके पिता की नजरें खींच ली, जो दूर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। क्या गलत? हान वो, क्षमा करें पिताजी, हम ठीक हैं। उसने अपना हाथ उठाया और उसे कमरे में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। आप पिछले 2 दिनों से क्या कर रहे हैं? जिस थाम थिएन तिन्ह को आप जानते हैं, वह कभी भी बिना किसी कारण के इस तरह परेशानी का कारण नहीं बनता है। बात क्या है? थाम थिएन तिन्ह कुछ कहने ही वाली थी। उसने चुपचाप अपनी आंखें उठाईं। उसके हाथ में हल्का सुगंधित पत्र देखा। उसने अपने होंठ काटे, गुस्से में, और कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों का अनुसरण करते हुए उसने वह पत्र उठाया जिस पर उसका नाम लिखा था। साथ ही, यह पत्राचार किस बारे में है? मैंने सुना है कि आपको कुछ पत्र भेजे गए थे, लेकिन उनमें से आधे मैंने नहीं देखे क्योंकि मुझे आपकी प्रतिष्ठा की चिंता थी। इसलिए मैंने इस मामले को आपके दोस्तों के सामने उजागर नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझ पर एहसानमंद हैं। स्पष्टीकरण, आप देखभाल करें। ऐसी बहुत सी छात्राएं हैं जो आपकी प्रशंसा करती हैं और आपको प्रेम पत्र लिखती हैं। यह आपके घमंड को संतुष्ट करता है ना? उसके भाई ने अज्ञात महिला छात्रों के प्रेम पत्रों को उससे अधिक महत्व दिया, जिससे उसे दुख और कड़वाहट महसूस हुई, जैसे कि अनगिनत छोटी सुइयों से चुभ रहा हो। सवाल यह नहीं है कि आप परवाह करते हैं या नहीं, बल्कि वे संबंधित हैं। आप
मेरा दायित्व है कि मैं आपको बताऊं कि आप अब भी परवाह करते हैं या नहीं। यह आपका मामला है। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने पत्र छुपाया, तो क्या हुआ? इसे यहाँ लाओ। नहीं है। मैंने तुमसे कहा था इसे यहाँ ले आओ। नहीं, नहीं, नहीं। उसने हठपूर्वक जवाब दिया, बिना किसी डर के, अपनी आंखें चौड़ी करके गर्व से उसकी ओर देखा। थम थिएन तिन्हा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं। मैंने वो सारी चिट्ठियां फाड़ दी, सब जला दी, सब फेंक दी। उनमें से एक भी नहीं बची। तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा होगा ना? उसे फिर कभी नहीं देखा गया, जिसमें क्लास ब्यूटी और स्कूल ब्यूटी के पत्र भी शामिल थे, जो सभी बेहद खूबसूरत थे। तुम मुझे डांटते हो, मारते हो। वैसे भी वे पत्र आपसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। उनके कारण मैं आपके प्रति उग्र हो गया। थाम हान वो ने भौहें चढ़ाईं। मैं निर्णय लूंगा। अगर आप सहमत नहीं हैं, तो मना कर सकते हैं। जब आपको किसी से कोई कार्य सौंपा जाता है तो आपको उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। यह लोगों के प्रति उचित रवैया नहीं है। मुझे आपका यह व्यवहार बेहद नापसंद है। उसने कहा कि वह उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए अब वह उसे पसंद नहीं करता। उसकी पलकों पर आत्मग्लानि के आंसू छलक पड़े। वह गुस्से में कमरे से बाहर भाग गई और जल्द ही सारा सामान फेंककर वापस आ गई। उस पर पत्र, इसे ले लो। अगर तुम्हें यह पसंद है तो इसे रखो। अपने कर्ज लेने वाले को अब और मत दिखाओ। कौन इसे चाहता है? थाम हान वो स्तब्ध थी। हर तस्वीर गिरती हुई बर्फ की तरह बिखरी हुई थी। जब उसने अपना सिर उठाया तो वह नजरों से ओझल हो गई थी। शाम को थिएन तिन्ह खाना खाने के लिए बाहर नहीं आई, इसलिए उसकी चिंतित माँ कमरे में चली गई। उसने कहा, रुचि नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है। माँ ने कमोबेश देखा कि उन दोनों के बीच झगड़ा था, इसलिए उसने उसे सलाह दी। टियू तिन्ह का व्यक्तित्व ऐसा है, यदि तुम बड़े भाई हो तो उसे दे दो, छोटे, अब उसे स्वीकार मत करो। माँ। उसने फिर कुछ नहीं कहा। माँ मुस्कुराई। उसका इरादा मुझे गुस्सा दिलाने का नहीं था। मेरे हर कदम का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं उसे माफ नहीं करती तो मुझे डर है कि वह ऐसा करेगा। आमरण अनशन पर बैठ जाओ। सवाल यह है कि क्या उसे उसकी माफी की जरूरत है या नहीं। थाम हान वो ने उसके कुछ पसंदीदा व्यंजन उठाए और उन्हें कमरे में ले आया। अंदर अंधेरा था। उसने रोशनी जलाई और उसे बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। वह जल्दी से घूमी, कंबल अपने सिर पर खींच लिया। उसकी ओर देखे बिना उसने रात का खाना मेज पर रखा, बिस्तर के पास बैठ गई। अभी भी मैंने जो कहा उससे खुश नहीं हूँ। कंबल थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने फिर से अपना मुंह खोला। क्या तुम सच में मुझसे इतने नाराज हो, इतने गुस्से में कि आप विरोध में भूख हड़ताल पर जाना चाहते हैं? फिर भी कुछ नहीं बोला। अब ऐसे मत बनो, तिन्हा, मेरे लिए घूमो। उसने अपने हाथ का उपयोग करके कंबल खींचा और उसे पलट दिया। अचानक उसे पता चला कि उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और तकिया भीगा हुआ था। वह भयभीत हो गया। प्यार, तुम क्षमा करें, मैं उन पत्रों को नहीं जानता था, मेरे लिए महत्वपूर्ण थे। यदि आप इस बात पर आते हैं तो मैं भविष्य में आपके पत्र आपसे बिल्कुल नहीं छिपाऊंगा। नाराज मत होइए, मुझसे नफरत मत कीजिए। यह इसका क्या मतलब है? वह आगे बढ़ी और उसके गले लगकर उसकी छाती पर रोने लगी। त्यू तिन्हा, मुझे बस डर है। डर है कि वे तुम्हारा ध्यान भटका देंगे। फिर तुम मुझसे अब प्यार नहीं करोगे, अब तुम्हारी परवाह नहीं करोगे। मेरा इरादा तुम्हें गुस्सा दिलाने का नहीं था। मैं यह भी जानता हूँ कि यह सही नहीं है। लेकिन
मैं वास्तव में नहीं जानता कि इससे आप मुझसे और भी अधिक नफरत करने लगते हैं। क्या ऐसा है? सिर्फ इसलिए कि उसे अपने प्यार को खोने का डर था? क्या उसने अपना प्रेम पत्र छुपाया? उसने उसे तार्किक दृष्टिकोण से सिखाया, लेकिन एक भावुक, नाजुक लड़की के विचारों के बारे में सोचना भूल गया। रो मत, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। उसने धीरे से उसे थपथपाया। झूठ, आप स्पष्ट रूप से मेरे प्रति आक्रामक थे। वह निंदा करते हुए रोने लगी। मैं बस जोर से बात कर रहा था। आपने कहा कि मैंने बिना किसी कारण के परेशानी खड़ी की। यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप सड़क पर बिजली की चपेट में आ जाएंगे। मुझे आपसे नफरत है। बकवास, यह कुछ ऐसा है जो इस जीवन काल में नहीं हो सकता। उसने रोना बंद कर दिया। सच में, उन्होंने सतर्क भाव से शपथ ली, अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो तुम कभी शादी नहीं कर पाओगी और जीवन भर बूढ़ी चाची बनकर रहोगी। तुम यह शपथ क्यों खाते हो कि सजा पाने वाला तुम ही हो? वह शान से चिल्लाई और असंतुष्ट होकर विरोध किया। बिल्कुल नहीं। नहीं। अगर तुमने शादी नहीं की तो मुझे ही तुम्हारा पालन पोषण करना पड़ेगा। तो इससे बुरा कौन होगा? तुम्हें। मुझे बड़ा करना होगा। वास्तव में मेरे सारे जीवन में, बिल्कुल। आंसू रोकने की रणनीति सफल रही। उसने उसकी नाक पोंछने के लिए एक टिश्यू निकाला। तुम मेरी बहन हो। अगर मैं तुम्हें नहीं पालूंगा तो कौन पालेगा? अपनी नाक झटके। स्टेंट http://www.teluviebook.com। मैं 15 साल का हूँ। मेरे साथ बच्चे जैसा व्यवहार करना बंद करें। बार बार उसने अभी भी उसे अपनी नाक साफ करते हुए सुना। मेरी नज़र में तुम हमेशा मेरे पीछे दौड़ने वाला रोता हुआ बच्चा रहोगे। उसने कागज को आधा मोड़ दिया। एक बार और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए शिकायत को दूर कर दिया और पूछना जारी रखा, मैं बहुत अच्छा खाती हूँ। हो सकता है कि खाने से आपका करियर बर्बाद हो जाए। इसके अलावा, जब भविष्य में मेरी शादी होगी तब भी मुझे अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करनी होगी। उसने अपने कंधे उचकाए और उन कड़ी ओवन से बाहर निकली ब्राउनी को कूड़ेदान में फेंक दिया। तो अब शादी मत करो, बस मुझे बड़ा करने की पूरी कोशिश करो। उसने चावल का कटोरा उठाया और उसके हाथ में रख दिया। खाओ, देखो तो तुम कितने स्वस्थ हो। ठीक है, तो मैं अब शादी नहीं करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने खुशी से घोषणा की। उसने हंसते हुए कहा, यह कहना आसान है, लेकिन मुझे डर है कि जब मैं एक सुंदर आदमी को देखूंगी तो मैं अपना सामान पैक करूंगी और आधी रात में उसके पीछे चलूंगी। उस समय यह बड़ा भाई और कैसा होगा? ऐसा नहीं होगा। आपसे अधिक सुंदर कोई नहीं हो सकता। उससे श्रेष्ठ और श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। फिर वह विवाह क्यों करे? हम्मा, तो क्या आप इस बेहद खूबसूरत भाई को बता सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपने मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया? उसके मुंह में हरी मिर्च का टुकड़ा अभी तक निगला नहीं गया था। उसकी चुप्पी देखकर उसने धीरे से कहा, प्रिय, क्या हमने नहीं कहा था कि कोई रहस्य नहीं है? जब मैं छोटा था तो आप मुझे सब कुछ बताते थे। मुझे ट्यूटिन का आलसी होकर मेरे शरीर पर लेटना और स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में बात करना पसंद था। अब मैं जिस तरह दिखती हूँ वह मुझे पसंद नहीं है और मैं हर चीज को अपने दिल में छिपाती हूँ और अजनबी जैसा महसूस करती हूँ। हम मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुद मुझे कुछ नहीं बताते। उसकी आवाज दबी हुई थी, लेकिन फिर भी सुनाई दे रही थी। उदाहरण के लिए, तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा गया था? वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अगर तुम्हें पता नहीं चलता तो क्या तुम मुझे बताए बिना ताइपे में पढ़ने के लिए भाग जाती? नहीं। वह क्षण भर के लिए अवाक रह गया, कुछ भी कहने में असमर्थ हो गया।
पता चला कि वह पिछले कुछ दिनों से इस बात से परेशान है। क्या आपको लगता है कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है? वह उसका सामना नहीं करना चाहती थी। उसने सिर्फ विरोध करने, अपने दिल का दर्द और छोड़े जाने के डर को व्यक्त करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया था। उसका उससे इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता था कि हर बार उसका दिल टूट जाएगा। उसका सामना करते हुए वह कुछ भी नहीं कह सका। उसने हार मानने और दक्षिण में एक स्कूल चुनने के बारे में भी सोचा। बचपन से वयस्कता तक वह हमेशा वहां थी जहां वह अपनी रक्षा के लिए उसे देख सकती थी। अब हम बहुत दूर हैं, अलग, बहुत लंबा। उसे डर था कि अगर सौभाग्य से उसने परेशानी खड़ी कर दी, क्या होगा अगर वह बात करने के लिए किसी को ढूंढना चाहे? क्या होगा अगर वह आधी रात को जाग जाए और उसे न पा सके? तो वह क्या करेगा? लेकिन मेरी माँ ने धीरे से सलाह दी, क्या कोई भाई है जिसे छोड़ना न पड़े और प्रत्येक अपने अपने रास्ते चले? अभी नहीं, बाद में होगा। तो अभी जिद करने से क्या फायदा? वह उत्तर नहीं दे सका, अपनी माँ को बता नहीं सका। उसने तिन को छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। अब तक प्यार ही उसकी पूरी दुनिया रही है। उसने स्वाभाविक रूप से सोचा था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, जब तक वह बूढ़ा नहीं हो जाता, जब तक वह मर नहीं जाता। प्यार, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं ताइपे जाऊं? हाँ कहना थोड़ा ज्यादा स्वार्थी है। वास्तव में वह अपने दिल में किसी और की तुलना में अधिक स्पष्ट थी। उनके भाई की नैसर्गिक प्रतिभा छुपी नहीं रह सकती। आप बहुत अलग दिखते हैं। इस छोटे शहर में दफनाया जाना वास्तव में अनुचित है। मैं बस तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। वह अजीब तरह से फुसफुसाई। तो तिना और अधिक प्रयास कर सकता है। जब तक आपके परिणाम थोड़े बेहतर होंगे, मैं अपने माता पिता को आपको पढ़ाई के लिए ताइपे आने और मेरा दोस्त बनने के लिए मना सकता हूँ। क्या ऐसा संभव है? ऐसे जब तक आपके परिणाम अच्छे रहेंगे, आपको मुझे छोड़ना नहीं पड़ेगा। यह देखना बाकी है कि क्या मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा और पब्लिक हाई स्कूल में दाखिला लूंगा या नहीं। तो क्या हुआ अगर यह काम नहीं करता? उसे खुद पर विश्वास नहीं है। पढ़ाई करना उसके हित में नहीं है। उसे हमेशा औसत अंक लाने की जरूरत होती है और यह अच्छा होगा। उसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। क्या अब भी प्रयास करना काफी है? यदि वास्तव में ऐसा है, तो आपको ताइपे जाने की आवश्यकता नहीं है। बाद में बात करते हैं, मैं इस बारे में सोचूंगा, ठीक है? तो तुम छुपकर तो नहीं जाओगे? हाँ। मुझे तुम्हें ढूंढने मत दो। हाँ। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इतनी बातें करने वाले लोग कहाँ से आते हैं? बिल्कुल एक बूढ़ी औरत की तरह। वह चिढ़ाते हुए मुस्कुराया। तो क्या आप सहमत होना चाहते हैं? हाँ, हाँ, हाँ। मैं छिपकर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें मुझे ढूंढने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें हमेशा देखने और छूने दूंगा, जब तक कि तुम इसे देखकर थक न जाओ और उल्टी न कर दो, ताकि तुम निश्चिंत रह सको। क्या हम हाथ मिलाए? वह आंखें, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, उज्ज्वल और चमकदार थी। उन चौकस, अतुलनीय गंभीर आंखों के नीचे उसने दृढ़ता से अपने हाथ हिलाए। वह स्पष्ट रूप से जानता था यह एक बच्चों का खेल है। यह एक वादा है जिसे पूरा करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। अध्याय 4, विश्वास का विश्वासघात। चूंकि उसका भाई छिपकर न जाने के लिए सहमत हो गया, उसके चेहरे पर मासूम, लापरवाह मुस्कान लौट आई। हर दिन वह खुशी से मुस्कुराती थी, जैसे कि दुनिया में कोई भी चीज उसे दुखी नहीं कर सकती थी। उसने एक बार सोचा था कि उसका भाई यही चाहता था। उसे छोड़ने और अकेले छोड़ने से उसे बहुत डर लगता था, जैसे जब वह एक बच्ची थी।
तो उसका पसंदीदा खिलौना उसके पड़ोसी दाई माओ ने चुरा लिया था। आप उस समय अपने दिल का दर्द व्यक्त करने के लिए रो सकते थे। वह अभी भी उसे बताने के लिए दौड़ सकती थी, लेकिन अब जिसे लूटा गया वह उसका भाई था। उसे नहीं पता था कि वह किससे संपर्क करे। वह नेकदिल भाई निर्दयी और अर्थहीन था, उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। लेकिन अब वह जानती थी कि उसका भाई हमेशा उस पर ध्यान देगा, चाहे वह कहीं भी हो। वह उसे खोजने के लिए जरूर वापस आएगा। शांति अब और बहस नहीं। कभी कभी उसे लगता था कि उसका भाई मूर्ख है। वह सोचती थी कि उसे ईर्ष्या हो रही है क्योंकि उसका एक मूर्ख भाई है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह नहीं जानता था कि ऐसा पाकर वह बहुत खुश थी? बहुत बढ़िया भाई। हर बार उसकी सहेलियां प्रशंसात्मक लहजे में उससे कहती थी, थिएन तिन्हा, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, वह सब कुछ जानता है, तुम्हें अपना होमवर्क करना सिखा सकता है। मेरे भाई के विपरीत, वह इतना मूर्ख है कि जब भी वह शिक्षक से पिटता है वह परीक्षा देता है। मेरे हाथ की हथेली में जब मैं घर पहुंचती हूँ तो मैं अपने बाल खींचती हूँ। मेरे साथ चीजों के लिए लड़ती हूँ। तुम्हारे भाई के विपरीत, वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है और तुम्हारे उसके साथ घर आने का इंतजार करता है। बहुत गर्व है क्योंकि उसका भाई अद्वितीय था। दूसरा, वह अपने भाई को पसंद करती है। वह उसे पसंद करती है इसलिए अब से उसे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी थी ताकि वह उसके साथ रहने के लिए ताइपे जा सके। आखिरकार सेमेस्टर परीक्षा की तारीख के करीब, क्योंकि वह बहुत तनाव में थी, उसके भाई ने उसे सांत्वना दी, यह ठीक है, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। ग्रीष्म अवकाश के दौरान स्कूल उन्हें परीक्षा देने के बाद ठीक होने में मदद करने के लिए समूह गतिविधियों का आयोजन करता है और साथ ही उन्हें अपनी आखिरी छुट्टियों पर सुखद यादें भी देता है। उसने उसके साथ इस बारे में बात की और उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया, जाओ। 5 दिन और 4 रातें। यह बहुत लंबा लगता है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें 5 दिन और 4 रातों से नहीं देख पाया हूँ। क्या तुम अब भी मुझ पर चिल्ला नहीं रहे हो? क्या आपने अभी अभी 5 दिन और 4 रातों के लिए घर छोड़ा है और पहले ही हार मान ली है? भाई ने मुस्कुराकर उसे चिढ़ाया, ऐसी बात नहीं है। तो दिखाओ। थाम तियु तिन्हा, चलो अपने भाई को अपनी आज़ादी देखने दो। वह कहने ही वाली थी लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया और बात बदल दी। भाई, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि 7वें महीने का 7वां दिन कौन सा है? नहीं जानता? यह वैलेंटाइन डे है। और क्या? उसने पलकें झपकाईं। उसका चेहरा आशा से भर गया। उसने एक पल के लिए सोचने के लिए अपना सिर झुकाया। जिस दिन न्यू लैंग और जीनू की मुलाकात हुई। और क्या? और क्या? मुझे सोचने दो। वर्षों के मेरे अनुभव के आधार पर लगभग हर साल इस दिन बारिश होती है। लोगों को ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। वह अधीर थी और मुश्किल से स्पष्ट रूप से बोल पा रही थी। वह हंसा और उसके बालों को सहलाया। हर कोई जानता है कि यह हमारी छोटी राजकुमारी का जन्मदिन है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं भूलने की हिम्मत नहीं करूंगा। वह हाथ फैलाकर फिर मुस्कुराई। तो उपहार कहाँ है? मैं तुम्हें 15वें जन्मदिन की शुभकामनाएं कैसे दूं? क्या अभी उपहार मांगना थोड़ी जल्दी नहीं है? यदि नहीं, तो पहले मुझे बताओ, उपहार क्या है? मैं इंतजार करने का रोमांच खो चुका हूँ। उपहार? आखिरकार, यह केवल कुछ ही दिन दूर है। जब मैं समूह की गतिविधियों से वापस आऊंगा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। तो जब मैं वापस आऊंगा, तो क्या मैं वास्तव में उपहार देख पाऊंगा? रहस्यों को कैसे पकड़े? क्या यह ठीक है अगर मैं यूं ही खड़ा न रहूं और बंधा न रहूं? उसने चिढ़ाया। लेकिन पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैं बहुत गरीब हूं और तुम्हें कोई बड़ा उपहार नहीं दे सकता। यह ठीक है,
जब तक यह उसकी ओर से एक उपहार था, वह इसे पसंद करेगी। उस दिन सूर्यास्त इतना सुंदर था कि थोड़ी बारिश हो रही थी। वे एक दूसरे के सामने झुक गए और खिड़की के पास बैठकर बारिश देखते रहे। मुझे इससे नफरत है। फिर से बारिश हो रही है। उम्मीद है कि उसके जन्मदिन पर आसमान साफ रहेगा। हाँ, भगवान नहीं जानता कि लोगों को कैसे खुश किया जाए। यह बहुत घृणित है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। जब हम बच्चे थे तो वयस्कों ने हमें बताया कि द टीच में बारिश होगी। एक क्योंकि इंगुलैंग और चुकनू साल में केवल एक बार मिल पाते थे, और जब वे मिलते थे तो वे तुरंत याद करके मखमली आंसू बहाते थे। भावना उस राष्ट्रपति की बारिश बन जाती है। एक 7वें चंद्र माह का 7वां दिन। लड़की वास्तव में जानती थी कि दिन कैसे चुनना है। उसने जन्म लेने के लिए इसी दिन को चुना। एक साल उसने उससे कहा कि जब बारिश रुकेगी तो वह उसे पतंग उड़ाने और मछली पकड़ने के लिए बाहर ले जाएगा, ताकि उसका जन्मदिन सबसे खुशहाल हो। लेकिन दुर्भाग्य से कई सालों तक मौसम अच्छा नहीं था, जिससे दिन मुश्किल हो गया। अब उनका वादा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अम्मा, आप प्रतीक्षा करें। उस दिन निश्चित रूप से बारिश नहीं होगी। देखते हैं आप कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। उसने संदेह भरी निगाहों से उस लड़की की ओर देखा जिसने अभी अभी वे भावपूर्ण शब्द कहे थे। यदि आप अभी उपहार नहीं दे सकते तो क्या आप पहले से कुछ ब्याज मांग सकते हैं? आप क्या चाहते हैं? उसका चेहरा गंभीर। भाई, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं बड़ी हो गई हूँ? उसने अचानक यह वाक्य कहा, जिससे वह भ्रमित हो गया और संदेह से पलट गया। वाह! उस दिन उसने कुछ बहुत साहसी किया। उसे भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह आगे की ओर झुकी। उसके गर्म होंठ धीरे से उसके होठों को छू रहे थे। उसे हमेशा याद रहेगा। उसका चेहरा सदमे और आश्चर्य से भरा था। प्यार। थाम थिएन तिन्हा, उसके सहपाठी ने पीछे से उसके कंधे को थपथपाया, जिससे वह अचानक होश में आ गई। एक पल के लिए उसे पता नहीं चला कि वह कहाँ थी। उसने अभी अभी एक समूह गतिविधि में भाग लिया था, 5 दिन और 4 रातें, और अब वह घर जा रही थी। ये 5 दिन और 4 रातें जीवन भर जितनी लंबी हैं, उसका पूरा दिल लंबे समय से घर की ओर उड़ रहा है, जो अब तक उसका इंतजार कर रहा होगा। उसने यह विश्वास करने का साहस नहीं किया कि उसने उसे चुमा। उड़ने का एहसास बिल्कुल भी वास्तविक नहीं। क्या उसने सचमुच ऐसा किया, या यह सिर्फ उसकी इच्छाधारी सोच थी? क्योंकि यह इतना वास्तविक था कि उसने लापरवाही से मान लिया कि यह वास्तविक है। सच कहें तो इसे एक अस्थायी भावना नहीं माना जा सकता है। कल्पना करें कि यह उसके दिल में कितनी बार था। उपन्यास में वर्णित मधुर और रोमांटिक चुंबन उसके और उसके भाई के बीच हुआ। यह कैसा होगा जब से उसे यह बात समझ में आई, वह उसके दिल में है। पहले ही तब उसे समझ आया कि वह एक साहसी थी व्यक्ति, कभी संतुष्ट नहीं, एक स्थिर सामान्य जीवन के साथ। उससे यह मांग करना, व्यावहारिक नियमों का उपयोग करना असंभव होगा कि वह एक सौम्य शांत महिला बने। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, केवल उसने ही खुशियाँ, क्रोध और दुहक साझा किए। उसे जीवन के हर चरण में अपनी उपस्थिति का आदी होते देखा। धीरे धीरे बड़े होते हुए हवा में मौजूद बीज सावधानीपूर्वक उसके हृदय में गिरे। अंकुरित हुए उलझी हुई जड़ों, आपस में गुथी हुई शाखाओं और पत्तियों वाला एक विशाल वृक्ष, जिसे अब उखाड़ा नहीं जा सकता। अपनी खूबसूरत जवानी के दौरान अलग अलग उम्र में उसने हमेशा केवल उसे ही देखा था। उसके अलावा दूसरों को उसकी नज़र में आने का बिल्कुल भी मौका नहीं था। उसने कभी भी इन सभी अंतरंग बातों को साझा करने के बारे में नहीं सोचा था। उसे फिर वर्षों के सभी प्रेम पत्र उसे सौंप दिए गए। यह मैं इसे फाड़ना चाहता हूँ, मैं इसे जलाना चाहता हूँ, मैं इसे फेंक देना चाहता हूँ। यह आप पर निर्भर है।
भविष्य में तुम्हें मुझे ऐसी चीजें देने की जरूरत नहीं है, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। उसने उससे ऐसा कहा, लेकिन क्या तुम्हें उनकी इतनी परवाह नहीं है? ये पत्र, उनमें से एक भी नहीं खोला गया है। मैं तुम्हें उन्हें संभालने का पूरा अधिकार देता हूँ। यह उससे बहुत अलग है अगर तुमने उन्हें मनमाने ढंग से छिपाया हो। उस समय मैं तुम्हें नैतिकता समझा रहा था, इसलिए नहीं कि मैंने इन पत्रों पर ध्यान दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कुछ समझ गई थी। उसे कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उन लड़कियों की प्रशंसा का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। तो उसे किस बात की परवाह थी? क्या मतलब है? उस रात वह उसके साथ उसी बिस्तर और तकिए पर भाग गई, उसकी बाहों में सो रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या आप जानते हैं कि हम क्या बनेंगे? क्या आप वास्तव में अच्छी तरह से तैयार हैं? उस समय वह नींद से वश में थी। उसका दिमाग अस्पष्ट था, भ्रमित था और ज्यादा नहीं सोचती थी। लेकिन पिछले 5 दिनों और 4 रातों में उसने बार बार सोचा। और अंत में मेरा मतलब समझें। मेरा मतलब यह है, क्या आप मुझसे प्यार करने के लिए तैयार हैं? मैंने जो कहा वह वास्तव में बेवकूफ़ी है। आपको प्यार के लिए तैयारी करने की आवश्यकता क्यों है? यदि आप प्यार करना चाहते हैं, तो बस प्यार करें। उसने पहले से ही योजना बना ली है। जब वह घर पहुंचे तो सबसे पहले उसकी बाहों में कूद जाए और उससे जोर से कहे, मैं लंबे समय से इसके बारे में सोच रही थी। वह और भी अधिक उत्साहित हो गई। घर की याद आ रही थी। वह सीधे उसके पास उड़ना चाहती थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि जब वह घर पहुंचेगी तो वह उसे दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, धीरे से मुस्कुराते हुए, धैर्यपूर्वक उसका इंतजार करते हुए देखेगी। कहीं नहीं मिला। उसने एक बार कहा था। पहले व्यक्ति ने देखा कि जब वह लौटी तो उसने कमरे के चारों ओर देखा, लिविंग रूम, रसोई और घर का हर कोना, लेकिन अभी भी उसका कोई निशान नहीं है। पिता ने कहा कि वह चला गया है, एक और जीवन शुरू कर रहा है, आशा के साथ, भविष्य के साथ। आपका क्या मतलब है? आपके जीवन का एक और हिस्सा? तो इस जीवन का क्या? वह जीवन जो आपने पीछे छोड़ दिया? कोई आशा नहीं, कोई भविष्य नहीं। चाहे वह कुछ भी सोचे, वह इसे समझ नहीं पाई। वह एक प्राकृतिक चमकदार वस्तु थी, यह वह जानती थी। अगर यह साधारण छोटा शहर उसे दफना देता तो वह उसके साथ कहीं भी जा सकती थी। यह उसे स्पष्ट था। उसने एक बार कहा था कि वह कहीं भी जाए, उसे अपने साथ ले जाएगा। उसके भाई ने उससे कभी झूठ नहीं बोला और वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन क्यों उसने ऐसा किया? क्या उसने उसे नहीं देखा, उससे एक शब्द भी नहीं कहा और अलविदा कहे बिना चली गई? पहले उसे विश्वास नहीं था कि वह उसे पूरी तरह से छोड़ देगा। उसके टूटे हुए दिल के बावजूद उसने धैर्यपूर्वक इंतजार किया, उसके आने का इंतजार किया। उसका उन्होंने हाथ हिलाया और कहा कि वे हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन उसने उस पर विश्वास किया। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने, वह केवल एक पत्र भेजे जाने का इंतजार कर सकती थी। यहाँ तक कि केवल कुछ शब्द, सब कुछ सुरक्षित है, चिंता मत करो, सब कुछ सुरक्षित है। तो आप उससे क्यों नहीं पूछते अगर वह ठीक है? क्या आप नहीं जानते कि उसे चोट लगेगी? क्या आप नहीं जानते कि वह असहाय होकर रोएगी? रात को जागने और उसे न देखने पर उसे क्या करना चाहिए? वह नहीं जानता। क्या वह नहीं जानता कि वह उसके बिना नहीं रह सकती, भले ही दुनिया उसकी आंखों के सामने ढह जाए? जब तक वह उसके पास है, वह बहादुर और निडर होगी। लेकिन अब दुनिया नहीं टूटी, उसका सपना फिर से ढह गया, वह छोटा सा सपना जो उसने उसके लिए संजो रखा था। समय के साथ उसने धीरे धीरे स्वीकार कर लिया कि वह वापस नहीं आएगा। एक जन्मदिन का उपहार,
वह उत्सुकता से इसका इंतजार कर रही थी, लेकिन यह सिर्फ परित्याग साबित हुआ। अपने 15वें जन्मदिन पर उसे इतना दर्द हुआ कि उसने इसे अपने दिल में याद किया और जीवन भर इसे कभी नहीं भूली। उसके घर छोड़ने के बाद एक पल में उसके पिता कई साल के हो गए और उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, बदतर और बदतर। कुछ समय बाद फिर बीमार पड़ गए। शायद उसकी माँ इस दबाव और इस अचानक हमले को स्वीकार नहीं कर सकी। उसका मूड भी अस्थिर हो गया। जरा सी भी हरकत उस पर हावी हो जाती। वह अब पहले जैसी सौम्य सौम्य माँ नहीं रही। प्रिय भाई सबसे अच्छा चला गया। उसकी सबसे प्यारे पिता बीमार हैं और उसकी सबसे प्यारी माँ लगभग पागल हो गई है। उसकी पूरी दुनिया एक पल में उलट-पुलट हो जाती है, लेकिन कोई भी उसे नहीं बता सकता कि माँ का मन अब फिर से सचेत नहीं है। अक्सर उन्मादी हो जाती है बार-बार। यह सब तुम्हारी गलती है, यह सब तुम्हारी गलती है। आप इस दुनिया में क्यों आए? तुम्हें मेरा घर क्यों नष्ट करना है? सचमुच? उसके भाई का निधन हो गया, उसके पिता बीमार हो गए। क्या यह सब उसकी वजह से था? तो उसे कौन बता सकता है कि उसने क्या गलत किया? पड़ोसी चाहता था कि वह ज्यादा न सोचे। उसे सलाह दे रही थी कि उसकी माँ ने जो कहा वह उसके दिमाग और आत्मा के स्पष्ट नहीं होने के कारण था, लेकिन उसे विश्वास था। उसने वास्तव में विश्वास किया था। रात में कई बार वह अपने कमरे में छिपती थी, अपने शरीर पर उन निशानों की गिनती करती थी जो उसकी माँ ने उसे बेहोश होने पर दिए थे, और आत्म आलोचना के आंसू बहाती थी क्योंकि उसका परीक्षा प्रदर्शन उतना आदर्श नहीं था जितना कि उसकी अपेक्षा थी। भाई गुस्से में था या इसलिए कि वह समझ नहीं पाई। उसे परेशान किया, उससे जन्मदिन का उपहार मांगा, लेकिन वह नहीं दे सका, इसलिए वह चला गया, यह स्पष्ट रूप से जानते हुए कि यह सच नहीं था। वह सोचने पर मजबूर हो गई, इस तरह वह खुद को थोड़ा खुश कर सकती है। यह सब उसकी गलती थी। तब से उसने कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। कभी-कभी वह आश्चर्यचकित रह जाती थी कि क्या उसने सही अनुमान लगाया था कि वह जोर से रोएगी, इसलिए उसने जानबूझकर उसे मौका नहीं दिया। उसके शरीर पर कई घावों को देखते हुए, वास्तव में सबसे दर्दनाक चीज उसका दिल है। जब उसे धमकाया गया था, तब तक उसे छोड़े बिना आपसे चिपकना पड़ा था। जब वह घायल हो गई, तो उसे दया आ गई। जब उसने परेशानी खड़ी की, तो वह उसे सुलझाने में मदद करने के लिए वहां मौजूद था। लेकिन अब वह उसे ढूंढ नहीं पा रही है। वह नहीं जानती कि क्या करे। क्या जो भाई उससे हमेशा सबसे ज्यादा प्यार करता रहा है, उसे उसकी बेपसी का पता है? क्या आप जानते हैं कि जिस क्षण आप उससे मुंह मोड़ते हैं, उसी क्षण आप उसके जीवन से धूप और सुखद मुस्कान छीन लेते हैं?